हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बहुत बहुत ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। 20 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज़्यादा आपको इसमें लगने चाहिए। और जल्दी से जल्दी ऑप्शन ए बी सी डी ई, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से जल्दी कॉमेंट करो। देखते हैं आप कितना रिवाइज कर रहे हो। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है सर, 2 क्लास से कंडक्टेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, कोल्डोस लॉ को पढ़ना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई, ये सब चीज़ें आपको पता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी से अपनी कॉपीज पेन निकाल लो और तैयार हो जाओ मेरे साथ पढ़ने के लिए। देखो, हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है। कंडक्टेंस क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। और सर कितना इंक्रीज कर जाता है, क्या है, तो मैं रिलेशन आपको बताता हूँ। देखो, अब मतलब सीधी सीधी सी बात है यार, आप डाइल्यूट करते गए, आप ना उसमें क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा यार। एक लिमिट तो होगी ना। ठीक है, मान लो आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हैं हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हैं हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का मतलब ऐसा थ्योरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट बट क्या होगा, ऐसा नहीं होता। इसकी ना एक वैल्यू होगी बेटा, कोई ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और फिर क्या हो जाएगा, ये यहीं पे मैक्सिमम वैल्यू पे अपना रुक जाएगा। इसके बाद चाहे आप जितना मर्जी डाइल्यूट करते रहो, आपके कंडक्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर क्यों, है ना। क्यों भैया, मोलिक्यूल्स हैं वो भी। ठीक है, ये नहीं है पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो तो हाँ भाई कंडक्टेंस आपका बढ़ता जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती जाएगी, मटेरियल है, फेल भी कर सकता है। ठीक है, अभी आप लिक्विड के बारे में समझ रहे हो, आगे आप फिजिक्स में जैसे पढ़ोगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, मटेरियल के फेलियर भी होते हैं। क्लास 11th का आपने एक चैप्टर पढ़ा था, सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऐसे ही लिक्विड की भी भैया कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो तुम्हारा कंडक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। कंडक्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा। कंडक्टेंस अपना क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। और यहीं पे हमारे पास एक रिलेशन आता है कि डेल्टा एम, मोलर कंडक्टेंस, वी, अभी सारी टर्म्स डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती हैं, इनफाइनाइट माइनस बी √C। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिबाई हक्कल ऑन शुगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिबाई हक्कल ऑन शुगर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है किसके बीच में, दिस इज द रिलेशन बिटवीन lambda m, molar conductance, and concentration of electrolyte। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन को ही तो चेंज करना है ना, कि कंसंट्रेशन कितनी चेंज करेंगे तो हमारे मोलर कंडक्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, लैम्डा एम वी क्या है, कि मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन, एट फाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब तुमने ठीक ठाक सा डाइल्यूट किया, ठीक है, और
इनफाइनाइट, अब समझ गए होगे क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और बी एक कांस्टेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपके सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन को, रिप्रेजेंट सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, कि सोल्यूट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब चीज़ें। और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन को, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ आई। चलो आगे देखो, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखना है ना फाइनाइट डाइल्यूशन का, तो हमें मतलब मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन कैसे बिहेव करती हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है, माइनस बी, ये सी, वहाँ पे मैंने प्लस तो नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है, माइनस ही है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं मोलर कंडक्टेंस और बेटा कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी से जल्दी ग्राफ सोचो, फिर मैं बनाता हूँ। ये ग्राफ कैसा आना चाहिए भाई, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डिल्यूशन क्या है हमारा, वाई एक्सिस पे, कंसंट्रेशन ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस पे, दोनों की पावर क्या है, 1 है। और ये क्या हो जाएगा हमारा स्लोप जो कि नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सी, इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन रही है, स्लोप जिसमें नेगेटिव है और c की भी कुछ वैल्यू है। तो ये ग्राफ मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आ गया, ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना, ग्राफ ऐसे क्यों बना, ये चीज़ आपको क्लियर है या नहीं है, जल्दी से जल्दी बताओ। क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्राफ अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है। ग्राफ समझ आ गया है, बहुत बढ़िया बात है। ये डेल्टा एम और कंसंट्रेशन सी, ये फाइनाइट वॉल्यूम का ही है, वी लिखना है, ठीक है। नहीं लिखा है तो मतलब फाइनाइट वॉल्यूम पे ही आपसे पूछ रहे हैं। तो हमारे पास दो ग्राफ हैं ऐसे, एक ये और एक ये, ठीक है। एक को हम बोल रहे हैं ए और एक को हम बोल रहे हैं बी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक है, ठीक है। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन 1 ए NaCl है और बी जो है वो HCl है, ठीक है। ए NaCl है और बी क्या है, HCl है। ऑप्शन 2 इसका रिवर्स कर दो, ए HCl और बी NaCl, ठीक है, क्लियर है। सोचो इसको, सर आपने तो कह दिया सोचो इसको, लेकिन सोचना कैसे है ना, इसको हम सोचे कैसे। तो ग्राफ के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन क्लास 11th में भी आपने बहुत किए होंगे, आई होप आपको ये पता है कि ग्राफ जब आता है तो हमारी सोचने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, है ना। चलो मैं यहाँ पे इसको अलग से सोल्व करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों का आ गया ऑप्शन बता देना भाई, कमेंट करके बताओ ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि इसी के बेस पे अब ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जेई मेंस 2019 का आने वाला है, ठीक है। ग्राफ का ही क्वेश्चन, आपके इसी टॉपिक का क्वेश्चन। तो देखो यार, मुझे इनकी कंसंट्रेशन
इस पॉइंट पे इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसका मोलर कंडक्टेंस अलग है, मोलर कंडक्टेंस अलग है। तो मैंने कुछ फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़े हुए हैं, है ना। मैं इसको यहाँ से हटा के इस पे लिख लेता हूँ, ये ए है मेरा और ये बी है। मैं इन दोनों की ना कंसंट्रेशन क्या कर लेता हूँ, सेम कर लेता हूँ। मैं एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे, है ना। अब यहाँ पे जो रूट सी की वैल्यू है, दोनों के लिए कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम हो गई। कंसंट्रेशन सेम हो गई तो ये मेरा क्या शो कर रहा है, सेम कंसंट्रेशन पे ए की मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ये है और बी की मोलर कंडक्टिविटी मेरी कुछ और आ रही है। ठीक है, डॉटेड लाइन से ही अगर दिखाएं तो ये चीज़ क्लियर। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ पता लगा कि बी की मोलर कंडक्टिविटी ए से क्या है, ज़्यादा है। बी की मोलर कंडक्टिविटी ए से क्या है, ज़्यादा है, सेम कंसंट्रेशन पे, है ना कुछ फैक्टर तो बेटा सेम होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो हमने कंसंट्रेशन को क्या किया, सेम किया, कंसंट्रेशन को सेम किया, तो बी की मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या आया, ज़्यादा आया ए से। अब NaCl और HCl में से किसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यार, इसको तुम ब्रेक करोगे, Na+Cl- एन, यहाँ पे H+ और Cl-। अब ये नेगेटिव तो दोनों में क्या है, सेम है, ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना पिछली बार। नेगेटिव तो दोनों में क्या है, सेम है, तो हमारा पॉजिटिव से आंसर आएगा। यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे H+ है। अब किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, Na+ का या H+ का। सर हमें काफ़ी सारे फैक्टर पढ़े थे, है ना। हमने साइज़ के बारे में भी पढ़ा था, हमने चार्ज के बारे में भी पढ़ा था, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब चार्ज दोनों पे सेम है तो चार्ज वाले से आंसर नहीं आएगा, किससे आंसर आएगा, साइज से। इससे आंसर आएगा साइज से, और जिसका साइज बड़ा है वो क्या होगा, उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो मतलब NaCl का कंडक्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो बी क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे गलती कर रहे हो, आपने अभी तक की थॉट प्रोसेस सेम थी, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, भैया H+ का सबसे ज़्यादा होता है अदर पॉजिटिव आयन से। ये भी हमने एक बात लिखी हुई है। इसका रीज़न क्या था, ग्रोथस इफेक्ट। इसका रीज़न क्या था, ग्रोथस इफेक्ट। तो मतलब HCl का ज़्यादा होगा NaCl से। हमने क्या देखा, HCl का ज़्यादा होगा NaCl से। तो मतलब B का ज़्यादा है तो B क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए, और A क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो बताओ, अगर आपको लास्ट क्लास की सारी चीज़ें याद हैं, आपने रिवाइज अच्छे से किया हुआ है, तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपने नहीं किया तो बेटा वो चीज़ नहीं समझ आएगी। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करना कि जिस लेक्चर पे आपको ये वीडियो मिली, जब आपके सामने ही यूट्यूब पे ये वीडियो आई तो आपने वहीं से देखना स्टार्ट कर दिया। कोई भी आप चैप्टर देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो उसको लेक्चर नंबर 1 से उठाओ, ठीक है। तभी आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। क्लियर है। तो जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, और ये हमारा क्या लग जाएगा, आंसर आया ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे कमेंट सेक्शन में किस किस बच्चे का हमारा ठीक है। तो चलो अब, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है कि रिवाइज करना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और देख लो, और हम चलते हैं हमारे 2019 के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका 2019 का ये क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है जी, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्या करो, सोल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो। ठीक है, इसका आप आंसर करो, ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ऑप्शन लिखो। ठीक है, जो भी है जल्दी से इसको क्या करना, सोल्व करना। और तब तक आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे हमारा क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स चलता है भैया, बिल्कुल ही फ्री। ठीक है, जो कोर्स आपके बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए बना हुआ है, क्लास नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। और मेरे बच्चे आपको बता दूं, 10 से 15 के बीच में, होपफुली 10 से ही हम स्टार्ट कर दें, आपके प्रैक्टिस सेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो सेशन आपके बोर्ड्स के लिए भी होंगे, ठीक है, और जेई के लिए भी होंगे। तो मतलब एक चैप्टर, जैसे आपका कौन सा चैप्टर हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना।
सॉल्यूशन चैप्टर जैसे हो चुका है हमारा, तो सॉल्यूशन के अब मैं वीडियोस लेके आऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि आपका सितंबर में भी एग्ज़ाम आने वाला है और आपको बोर्ड भी देना है, जेई भी देना है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सब ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम को। और भैया जिसको नहीं पता, यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कोर्स कराया जाता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री आपका यहाँ पे कोर्स चलता है। तो मेरे हिसाब से अब तो यार कोई देखने की बात है नहीं, है ना। जल्दी से जल्दी क्या करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आई होप उसका आंसर आप बच्चों ने कर लिया होगा, है ना। चलो यार, 2019 का है ये, तो आप मेरे को ना कमेंट करके ही बताना, इसका आंसर हम वहीं पे चेक करेंगे। ठीक है, या फिर आप डाउट ग्रुप में भी मेरे से पूछ सकते हो आंसर, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, जो आईआईटी का ही है, 2001 का क्वेश्चन है। जल्दी से सोल्व करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तीन आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, LiCl, NaCl और KCl। तो भैया सब में देखो, LiCl, NaCl, KCl, कैटायन सब में अलग अलग है, एनायन सब में सेम है। एनायन सब में सेम है तो एनायन से तो आंसर आएगा नहीं, कैटायन से आंसर आएगा। यहाँ पे है हमारे पास Li+, यहाँ पे है Na+, और यहाँ पे है हमारे पास K+, है ना। यही चीज़ है जो अभी पीछे की थी, बिल्कुल सेम। अब चार्ज से आंसर नहीं आएगा, क्यों, चार्ज भी सबसे सब पे सेम है भाई, है ना। चार्ज भी क्या है, सब पे सेम है। चार्ज भी अगर सब पे सेम है तो फिर आंसर किससे निकाले, साइज से। फिर आंसर किससे निकाले, साइज से। साइज किसका सबसे ज़्यादा होता है, K+ का, उसके बाद Na+ का, और सबसे छोटा किसका है, Li का। तो सबसे ज़्यादा KCl, फिर NaCl, फिर LiCl। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, KCl, NaCl और LiCl। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। 2001 आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उस टाइम पे IEEE IIT होता था, तो ठीक है, जेई मेंस एडवांस उस टाइम पे नहीं होता था। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप चीज़ें समझ गए हो, है ना, कैसे आना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने निकाल तो लिया ही है। ठीक है, इतना तो मुझे विश्वास है, जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तो इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे, है ना। जब हमने इससे पहले, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो 2019 का क्वेश्चन है, तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को ज्वाइन करके रखो, फ्री कंटेंट मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंटेंट में कमी नहीं है। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट को। अब हम पढ़ते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट को, जिसमें हमें कोलरोस लॉ के बारे में पढ़ना है। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी भैया डिस्कस किया था कि आप अगर इसका अल्फ़ा बढ़ाओगे, अल्फ़ा का रिलेशन हमने पढ़ा था ना, इसमें क्या था, √KA/C। और हमने ये बात की थी कि जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो अल्फ़ा क्या करता है, इंक्रीज करता है। अल्फ़ा क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब यार अल्फ़ा इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता। ठीक है यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होते हैं, जो ऑलरेडी 100% ही डिसोसिएट हो जाएंगे। अब उसमें आप डाइल्यूशन करोगे तो और कितने ज़्यादा भैया, नंबर ऑफ आयंस, एक के अंदर 10 आयंस हैं, 10 के 10 क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं। अब आप डाइल्यूशन कर दो तो 11 थोड़ी ब्रेक हो जाएंगे, जितने थे उतने ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अगर 10 आयंस थे तो 3 ही क्या हुए, डिसोसिएट हुए। अब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो 3 से बढ़ के क्या हो जाएंगे, 6 डिसोसिएट हो जाएंगे, 7 डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अल्फा हमारा ज़्यादा बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस भी बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इस पे भी हमने बात की हुई है L1 L2 का एग्जाम्पल लेके, की है ना।
और अभी मैंने आपको एक चीज ये भी समझाई थी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब तुम बहुत ज्यादा क्या कर दो, डाइल्यूट कर दो, कंडक्टेंस जो होता है अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा। कंडक्टेंस जो है एक मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, और वो क्या हो जाएगा, एक फिर वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद तो बढ़ेगा ही नहीं, एक लिमिट अभी बढ़ने की, ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली देखी गई कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, अभी इसको आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर एडवांस लेवल पे देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। यार इसका मतलब ये है कि जब तुम इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हो, क्या करते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब तुम करते हो ना, तो कंडक्टेंस की एक वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब देखो यार, कंडक्टेंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी बढ़ता है, कंडक्टेंस तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी बढ़ता है। ठीक है, समझना इस चीज को, थोड़ा सा पेशेंस से समझना। अब डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, डाइल्यूशन होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, चाहे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, चाहे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो। और जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो इनफाइनाइट, जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो इनफाइनाइट, तो कंडक्टेंस अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है। इनफाइनाइट के केस में कंडक्टेंस क्या आ जाता है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। अब जब वो मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना, मतलब इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता भाई, किसी भी केस में इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। तो वो डिपेंड ही नहीं करता यार कि वो जो कंडक्टेंस है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग का है या वीक का है। चाहे स्ट्रॉन्ग का हो चाहे वीक का हो, इस वैल्यू से ज़्यादा तो वो बढ़ेगा ही नहीं, इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मीन्स मैं यहां से अब एक बहुत सुंदर बात आपके लिए लिखना चाहता हूं कि जो कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, कंडक्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो सेम होगी। लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, आप इनफाइनाइट बढ़ाते जा रहे हो, कंडक्टेंस अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग के केस में तो यार अल्फा इतना इंक्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग का तो पहले ही ज़्यादा होता है, इसमें बहुत कम चेंजेस आते हैं। वीक में अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो वहाँ पे जाके रुक जाएगी। अब चाहे वीक का उठा लो चाहे स्ट्रॉन्ग का उठा लो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि ना तो वीक का इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना ही स्ट्रॉन्ग का इससे ज़्यादा बढ़ेगा। बताओ बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई, बताओ। मीन्स अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, हमने एक सॉल्ट लिया NH4OH, अगर मैं इसका लिखता हूँ कि मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 प्लस इज X साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और मैं आपसे इस केस में पूछ लूँ कि भैया NH4 Cl का, Cl में, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस का क्या होगा। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है भाई, क्या आप ये बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हैं। भैया यहाँ पे भी इसका पूछा है, यहाँ पे भी इसका पूछा है,
अभी हमने एक बात लिखी यहाँ पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही पूछ रहे हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भैया आपने यहाँ पे NH4 के साथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन खेला है, आपने इनफाइनाइट डाइल्यूट किया है, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मान लो x आ गई। तो अब जितना मर्जी करते रहो, अब NH4 प्लस जहाँ से मर्जी आए और आप उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे और चेक करोगे मोलर कंडक्टिविटी, तो भैया यही तो वैल्यू आएगी। x से ज़्यादा आ जाएगा क्या कुछ? अब ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मैं ना SE लिखूंगा यार, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को SE से और वीक इलेक्ट्रोलाइट को WE से। और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे हमने वही तो बात लिखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में देख रहे हो, तो भैया चाहे स्ट्रॉन्ग का हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों का सी मैक्स क्या आता है? सेम ही आता है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ऐड करके लिखना चाहते हो तो मैं ये भी लिख देता हूँ, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पेरेंट मोलिक्यूल, डज नॉट डिपेंड ऑन पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट। बताओ ये चीज़ें समझ आई या नहीं आई? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी चीज़ की अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई, किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई, तो फिर आप फर्क नहीं कर पाओगे कि वो पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, चाहे वीक से आया हो चाहे स्ट्रॉन्ग से आया हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, जब एक की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो आप कैसे करोगे? क्लियर? और अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, अब ये ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करता हूँ और पहले यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन लिख देता हूँ कि ये ग्राफ किसके बारे में हम बना रहे हैं। ये हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा M और कंसंट्रेशन, इसके बीच में जो ग्राफ आता है ना वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ना ऐसा आएगा, क्लियर है? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, कंसंट्रेशन, देखो जब आपकी कंसंट्रेशन कम है मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन पे, और जब डाइल्यूशन कम होता जा रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है, क्लियर है? एक बार ना आपसे एक, मतलब 2020 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2020 का, ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ था, कुछ ऐसे करके कुछ ग्राफ था, और यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पे कंसंट्रेशन, और ऑप्शन थे KNO3, HCl, NaCl और CH3COOH। ये भैया इनमें से किसका ग्राफ है ये? ठीक है, क्लियर है? इनमें से ये किसका ग्राफ है? तो भैया ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो भैया ये ग्राफ किसका होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही तो होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो आपने ग्राफ पढ़ा नहीं है भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो ग्राफ ऐसे बनते हैं। ये ग्राफ आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि इक्वेशन आपके पास गिवन है, समझे? अब ये सर ग्राफ आया कैसे है भाई? ये ग्राफ आया कैसे? ये ग्राफ आया बेटा एक्सपेरिमेंटल डाटा से, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक क्या है? एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कि उसके ग्राफ को हम कैसे शो करते हैं, क्लियर? चलो
मेरे हिसाब से अब तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, 2015 का क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जल्दी सोल्व करो। ठीक है, कह रहे हैं कि ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं 1, 2 एंड 3 का, आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से वन फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। आपको मोलिक्यूल दिए हैं NaCl, HCl और NH4OH। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलो अब देखते ही मेरे को थर्ड तो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। थर्ड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो ऑप्शन 3 में देखो, यहाँ पे HCl लिखा हुआ है और यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इनको तो देखते ही काट दो। थर्ड तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकता, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से मेरा आंसर बचा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में फर्स्ट कहता है NaCl है, सेकंड HCl है। तो आपको ये क्वेश्चन अभी ऊपर करके भी आए हो, तो ऊपर वाला क्या है, HCl होगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, HCl होगा। तो मतलब फर्स्ट क्या होगा हमारा, HCl होगा। ये हमारा क्या होगा, NaCl होगा, और ये हमारा NH4OH। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखा ग्राफ पे कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ग्राफ पे कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये देख लिया ना आपने। तो भैया ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अच्छे से करो। 2-3 क्वेश्चन हो गए आज हमारे जेई के, तो मेरे हिसाब से अब तो बढ़िया लग रहा है लेक्चर। चलो, मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। ठीक है, ताकि हमें भी वही जोश आ जाए आपके लिए बढ़िया बढ़िया से लेक्चर लेके आने का। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। नाम बहुत बड़ा है। ठीक है, कोलरॉस लॉ है भैया, कोलरॉस लॉ क्या कहता है, क्लियर। तो रीड करो। कोलरॉस लॉ क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आप चेक कर रहे हो, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसके आयंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। उसके आयंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, और उन आयंस का भी मोलर कंडक्टेंस जो लेना है वो भी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। क्या है, NaCl है, क्लियर। तो NaCl का अगर मैं मोलर कंडक्टेंस चेक करूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टेंस मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चेक करना है, तो भैया इसका जो आएगा वो इसके आयंस के सम के बराबर आएगा। मोलर कंडक्टेंस का आयंस कौन कौन से होंगे इसमें, Na+ और Cl-। वेरी गुड सर, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या हो गया भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टेंस तो सेम ही होता है। मोलर कंडक्टेंस तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का सेम ही होता है, तो उनको सेम तरीके से लिख सकते हो। ये लो आप। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने किया था NH4OH। इसका अगर आपको चेक करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो कर लो, NH4+ और किसके बराबर होगा ये, OH- के सम के बराबर, प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH-। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई भी दिक्कत की बात है क्या, नहीं है ना। बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो आगे देखें। आगे चलो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है AXBY। ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, AY+YB-X-। ऐसे ही ये कोई भी चीज़ है ऐसे ही ब्रेक होती है। अगर इसका मैं मोलर कंडक्टेंस लिखता हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर,
मोलर कंडक्टेंस अगर मैं इसका लिखता हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो क्या लिखा जाएगा? अब देखो, एक्स मोल्स, अभी यहाँ पे जो जितने हमने एग्जांपल लिए वो सारे के सारे वन पे ही क्या करते थे, मतलब ब्रेक होते थे, उनका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आता था, वन ही आता था। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन से अलग है तो भैया आपको कैसे करना है, ठीक है? तो आपको कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, एक्स टाइम्स क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका ए वाई प्लस, और उसके दूसरे के भी कैटायन और एनायन के दोनों के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे। क्योंकि पीछे वाले जो दो एग्जाम्पल थे हमारे, उसमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन ही रहता है। NaCl को ब्रेक करोगे तो वन Na प्लस और वन Cl माइनस ही आएगा, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि वन ही आए हमारे पास, है ना? हर बार तो ज़रूरी नहीं है कि वन ही आए हमारे पास। चलो, अब अगर, अच्छा एक रिलेशन मुझे ये भी पता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू लैम्डा ई। ये रिलेशन याद है या नहीं है? और अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, इसी का अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा भाई? तो कैसे लिखेंगे, याद है? ये याद है या नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद आपको बताया भी नहीं होगा ये, है ना? मुझे हो सकता है भैया ऐसा भी हो। देखो, अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं ना, तो उस केस में भैया इक्विवेलेंट के केस में आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इक्विवेलेंट के केस में आपको कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। और एक ये एन फैक्टर वाला इन, इसको चाहे छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है? ये हमारे दो रिलेशन आप ध्यान रखोगे, इक्विवेलेंट आ जाए तो हमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि मोलर कंडक्टेंस के केस में आपको ये ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बहुत हो गए, क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। कॉल रोश लो, फिर अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चलो जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या पूछा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस पूछा हुआ है। क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस एंड SO4 2 माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस। मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस कितना है, 120 साइमन सेंटीमीटर पेयर मोल इनवर्स, और हमें SO4 2 माइनस का दिया हुआ है 80, ठीक है? यूनिट सेम। और हमें पूछा हुआ है भैया मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है? ये बता दो कितना होगा। अब यार यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करोगे, आपको पता है Al2SO4 होल थ्राइस जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा भाई, कैसे ब्रेक होगा ये? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस, इसमें ब्रेक होगा ना। तो अब यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके सेम नहीं है, तो आप अगर ये लिखोगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम और उस पर करते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो वो कैसे लिखा जाएगा? ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 2 माइनस। की वैल्यू डाल दो, 2 × 120 प्लस 3 × 80, तो ये कितना हो गया, 240 प्लस 240, इट्स 480 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल। क्लियर है? ठीक है? तो इस तरीके से हम मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस मोलर कंडक्टेंस की जगह आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है।
मोलर कंडक्टेंस की जगह आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में अभी आपको बताया कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, है ना। हमें किसी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका रीज़न आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके इसका रीज़न आप बताओ कि क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा 200। तो ये फ़र्क होता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। मेरे को कमेंट करके बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, वैसे मेरे हिसाब से तो ये जल्दी नहीं है। पेस बिल्कुल बिल्कुल धीमे धीमे चल रही है भाई। आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। ये जो चीज़ पढ़ाई है, ये चीज़ अगर आप समझ गए थे यहाँ पे कोलरोस लॉ में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ब्रेक करो और लिखते जाओ। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा, ये कैसे लिखा जाएगा। CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। तो मतलब मुझे ये चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, गिवन क्या है, मोलर कंडक्टेंस हमें दिया हुआ है HCl का। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl हमें गिवन है। मोलर कंडक्टेंस HCl का मैं कैसे लिखूं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है X। सिमिलरली मेरे पास मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है NaCl का। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, और ये वैल्यू है हमारे पास y। और थर्ड हमें दिया हुआ है CH3COONA। इसको लिखेंगे हम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m Na प्लस, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है z। अब रिक्वायर्ड हमें ये है भाई, है ना। चाहिए तो हमें क्या चाहिए, तो ये वाला चीज़, ये हमें ग्रीन वाली चीज़ हमें चाहिए। अब ये इक्वेशन होगी आपकी 1, ये इक्वेशन होगी आपकी 2, और ये इक्वेशन होगी आपकी 3। अब CH3CO माइनस और H प्लस आपको चाहिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि फर्स्ट और थर्ड को क्यों ऐड करना पड़ रहा है सर आपको, कि भैया फर्स्ट में क्या है, H प्लस मिल रहा है, मुझे यहाँ पे H प्लस चाहिए। और थर्ड से मुझे CH3O माइनस मिल रहा है, यहाँ पे भी CH3CO माइनस चाहिए। और दोनों क्या हुए हुए हैं, ऐड हुए हुए हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे वो बनाना है। और फिर यहाँ पे जब मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूँ, खाली ये दो तो ऐड होंगे नहीं, Cl भी ऐड होगा और Na प्लस भी ऐड होगा, तो इसको हटाना भी है। अब इसको हटाने के लिए सेकंड इक्वेशन में ये गिवन ही है, तो सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आंसर आ भी गया, x प्लस जेड माइनस वाई, है ना। चलो, तो करके दिखाते हैं आपको। ये ऐसे क्वेश्चन सर हमने, है ना, क्लास 11th में किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास 11th में किए हुए हैं, इक्विलिब्रियम में भी किए हुए हैं, रेडॉक्स में भी किए हुए हैं। इक्विलिब्रियम में ज़्यादा किए हुए हैं, है ना बच्चे। चलो, हम क्या करते हैं, डू फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड को हमें ऐड करना पड़ेगा, और सेकंड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट क्या थी, H प्लस वाली ना, लेमडा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस
लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी गई। दूसरा NaCl का था, तो NaCl को हम लिखेंगे Na प्लस, सॉरी थर्ड 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 था हमारा CH3CO माइनस और Na प्लस। माइनस, ध्यान से करना, माइनस NaCl वाली को माइनस करना है, तो Na प्लस, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारी लिख ली। और राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाले का क्या था x, थर्ड वाले को क्या कर रहे हैं z था, और सेकंड वाले क्या थी y, है ना, मोलर कंडक्टेंस इनका। तो ये Cl से ये Cl कैंसिल, ये Na से ये Na कैंसिल, हमारे पास क्या बचा सिर्फ H प्लस और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस जेड माइनस वाई, और यही मिलके हमारा क्या बनाता है CH3COOH, और आपकी क्या वैल्यू आ गई x प्लस जेड माइनस वाई। तो यहाँ पे अभी मैंने x प्लस जेड की x जेड वाई की फॉर्म में लिए हुए है। कोई भी अगर जैसे पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे वैल्यू गिवन होती 120 80, तो उस वैल्यू के हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता। ठीक है, उस वैल्यू के हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता। तो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको समझ आया है। नहीं समझ आता तो भैया देखो, रिवाइंड करो, आपके पास इतनी पावर है रिवाइंड करने की, रिवाइंड करो और दोबारा रिपीट करो। एक बार में एक चीज़ आपको समझ आ जाए बहुत बढ़िया है, नहीं समझ आती बार बार उस चीज़ को देख लो। और हर एक लेक्चर मैं तो मिनिमम से मिनिमम कहता हूँ भैया 2 से 3 बार देखा करो, हर एक लेक्चर को कह रहा हूँ, चाहे आपको समझ आ गया है चाहे आपको नहीं समझ आया है। पहली बार में 100% समझ नहीं आता, दूसरी बार देखोगे तीसरी बार देखोगे आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच बेटा।